जय हिंद बच्चों। आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज मैं लेके आया हूँ कक्षा 10 विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण भाग, भौतिक विज्ञान का फिजिक्स, और जिसका पहला चैप्टर है प्रकाश। प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन के बारे में हमें इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, क्योंकि हम प्रकाश पढ़ने जा रहे हैं तो इससे पहले हमें प्रकाश के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक क्या है? प्रकाश है। क्या नाम है इसका? प्रकाश। तो प्रकाश, सबसे पहली बात तो प्रकाश क्या है, तो ये बात याद रखना, प्रकाश एक प्रकार की क्या है बेटा? ऊर्जा है। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या कर पा रहे हैं? वस्तुओं को देख पा रहे हैं। आसपास हमारे जो लोग हैं हम उनको देख पा रहे हैं। वो किसकी सहायता से देख पा रहे हैं? हम लोग इस प्रकाश की सहायता से देख पा रहे हैं। और प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करें कि प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं, प्रकाश के गुण, तो याद रखना प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं। तो इसका पहला प्रॉपर्टी होगा, तो प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंगे है। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे है। दूसरी बात क्या है कि प्रकाश जो होता है अदृश्य है। प्रकाश क्या है? अदृश्य है। आज तक प्रकाश को किसी ने नहीं देखा। प्रकाश क्या है? अदृश्य। ये कभी आपको दिखाई नहीं देगा। तीसरी बात अगर हम करें तो प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा में चलता है। यानी प्रकाश जब भी चलेगा क्या होता है? एक सीधी रेखा में चलता है। इस बात को कैसे प्रूफ करेंगे? जैसे मान लीजिए आप दो कोई कार्डबोर्ड ले लीजिए। एक कार्डबोर्ड ये आप, इसमें एक छेद यहां पर है, एक दूसरा कार्डबोर्ड ये है, और इसमें भी एक छेद है, और तीसरा कार्डबोर्ड ये है। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे छेद। आप यहाँ से प्रकाश डालेंगे तो अभी ये प्रकाश इस कार्डबोर्ड से होता हुआ, ये आपकी आंख है, और यहाँ पर इस कार्डबोर्ड पे आपको क्या होगा? आंख से आपको ये प्रकाश आता हुआ दिखाई देगा। ये आपको आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन मैं क्या करूं? इस कार्डबोर्ड को मैं थोड़ा सा हटा दूं। थोड़ा सा हटाने का मतलब ये है कि इसका जो छिद्र है वो अब कहाँ हो जाए? थोड़ा सा ऊपर हो जाए। तो अब ये प्रकाश क्या करेगा? ये प्रकाश अब हमें इस आंख से दिखाई नहीं देगा। इससे ये बात सिद्ध होगी, मतलब प्रकाश इधर अब नहीं जाएगा। इससे ये बात सिद्ध हो गई कि प्रकाश हमेशा क्या होता है? सीधी रेखा में चलता। अगर टेढ़ी रेखा में चल रहा होता तो इससे होके यहाँ पर जाता तो दिखाई देता। ऐसा नहीं हो रहा। तो प्रकाश क्या होता है? हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। 3 पॉइंट समझ में आ गए। अगली चौथी बात यह है कि प्रकाश को बेटा चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथी बात है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये किसी भी माध्यम में गति कर सकता, अपितु निर्वात में भी गति कर सकता। अब निर्वात का मतलब क्या है? निर्वात का मतलब है एक ऐसा माध्यम जहां पर ऑक्सीजन भी ना हो। वैसे तो हम लोग देखते हैं कि हर जगह पे ऑक्सीजन विद्यमान है, क्योंकि हम धरती पे जहां भी रह रहे हैं वहां पर क्या है? ऑक्सीजन है। तो हर जगह पे क्या है? ऑक्सीजन विद्यमान है। लेकिन एक ऐसी जगह भी हो जहां पर क्या हो? वायु ना हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। तो जो प्रकाश की चाल है, तो हम लिख देते हैं अगला पॉइंट। 5वां पॉइंट है प्रकाश का गुण होता है कि जो प्रकाश की चाल हो वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। चाहे आप वो निर्वात की बात करो या फिर आप वायु की बात करो। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। तो ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगा। मार्ग से विचलित होने का कारण क्या है कि पहले देखिए, सपोज करिए मैं यहां पर ये मैंने एक बीकर ले लिया और इसमें हमने वाटर भर दिया, और यहां से एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आ रही है। तो जब ये एक माध्यम से वाटर में, यानी वायु से कहां जाएगी? वाटर में जाएगी। तो ये इस पे हमने लंब डाला, आगे भी आपको समझ में आएगा। तो ये प्रकाश की किरण को कहां जाना चाहिए था? इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए था सीधा। लेकिन हम लोगों ने प्रैक्टिकली देखा क्या कि ये जो प्रकाश की किरण है वो सीधे जाके ना होती, क्या होती है? विलंब की ओर झुक जा रही, यानी ये अपने मार्ग से क्या हो रही है? विचलित हो रही है। तो कहने का मतलब है कि जब प्रकाश एक माध्यम से कहां जाएगा? दूसरे माध्यम में जा रहा है। तो जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो अपने पथ से क्या हो जाएगा? पथ से बेटा क्या हो जाएगा? विचलित हो जाता है। क्या हो जाता है?
पथ से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जा रहा है। ये 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट है इसका कि प्रकाश में, ध्यान सुनना, प्रकाश में बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे परावर्तन हुआ, क्या हुआ, परावर्तन हुआ, अपवर्तन हुआ, विवर्तन भी होता है प्रकाश में, प्रकाश के द्वारा विवर्तन की घटना भी होती है, वर्ण विक्षेपण की घटना होती है, यानी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो क्या होती हैं, प्रकाश के द्वारा। तो ये प्रकाश के गुण होते हैं। प्रकाश परावर्तन भी करवा सकता, अपवर्तन भी करवा सकता, विवर्तन भी करवा सकता, वर्ण विक्षेपण भी करवा सकता। तो प्रकाश में बेटा क्या होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं। ये बात हम लोगों ने देख ली। ठीक, अगला पॉइंट क्या हो सकता है कि जो प्रकाश है बेटा वो पारदर्शी माध्यम के आर पार जा सकता है। जैसे कैसे, आपके घरों में देखा हो, जैसे हमारी गाड़ी का शीशा होता है, आगे फ्रंट शीशा लगा होता है, बैक भी लगा होता है, तो कैसा होता है, पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी का मतलब है कि प्रकाश जैसे हमारे पास, ये मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसी वस्तु है जो क्या है, पारदर्शी है। अब यहां से आपने प्रकाश डाला तो ये प्रकाश आर पार कर जाए, तो इसका मतलब ये शीशा क्या होता है, यानी अगर कोई हमारे पास पारदर्शी वस्तु है तो पारदर्शी वस्तु के आर पार क्या होगा, प्रकाश क्या हो जाएगा, आर पार कर जाएगा। लेकिन अगर वो अपारदर्शी है, सपोज करिए वो बेटा कैसी है, अपारदर्शी, यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, वो कैसी है, अपारदर्शी है, तो ये प्रकाश क्या होगा, आर पार नहीं कर पाएगा, और इससे अगर चिकनी सतह है तो टकरा करके क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन बोल देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में, किसमें, पारदर्शी माध्यम के क्या हो जाएगा, आर पार चला जाएगा। और लेकिन अगर अपारदर्शी माध्यम है, अगर अपारदर्शी कोई वस्तु है तो बेटा ये क्या होगा, आर पार नहीं होगा। क्या इतने पॉइंट समझ में आ गए? यहां तक अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो आप लोग हमें बताइए जल्दी से। चलिए ठीक है, आगे चलिए, बढ़ते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। ठीक है, अब आगे देखिए कि जैसे सपोज करिए अब हमारे पास प्रकाश हो गया, तो यहां पर प्रकाश को पढ़ने के बाद अभी इसमें बहुत सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ेंगे, जो आपके एग्जाम में प्राय पूछे जाते हैं। क्योंकि हम प्रकाश पढ़ रहे हैं तो प्रकाश के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। अब आगे देखिए, जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है किरण। क्या होता है किरण? तो किरण क्या होती है, इंग्लिश में बोलते हैं रे। क्या होती है, रे। अब ये रे होती क्या है, तो आप लोग जानते हैं कि रे जो हमारी होती है उसका एक एंडिंग पॉइंट होता है। रे का क्या होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। मतलब किसी बिंदु से एक लाइन हम अगर इस तरीके से खींचे तो इस लाइन को हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं पर पीछे नहीं मिला सकते। तो एक ऐसी रेखा जिसका क्या हो, एक बिंदु हो, एक ऐसा हो, एक अंत बिंदु हो, या हम कह सकते हैं अंतिम बिंदु हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंड पॉइंट हो। क्या हो, एंड पॉइंट हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, किरण कहेंगे। तो अब ये किरण पुंज क्या होता है, इसी में एक आ गया शब्द और यूज होगा आगे, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये सर किरण पुंज का मतलब क्या होता है, किरण पुंज, बेटा कॉपी कलम निकाल के रखिएगा। हो सकता है कि हमारी राइटिंग आपको कुछ समझ में ना आए, लेकिन आप कोशिश ये करिएगा कि मैं जो शब्द बोल रहा हूं उनको आप लिखने की कोशिश करिए। किरण पुंज की बात कर रहा हूं, तो किरण का मतलब सर एक बिंदु से निकलने वाली रेखा, जो वहां से निकले और अनंत तक चली जाए तो वो क्या है, रेखा है। इसी तरीके से जब एक बिंदु से ये, या अलग अलग बिंदु से या एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं इस तरीके से बेटा क्या होती हैं, निकलती हैं। तो ये जो बहुत सारी रेखाएं निकल रही, इन्हीं रेखाओं को बेटा क्या बोला जाता है, किरण पुंज बोला जाता है। पुंज का मतलब होता है समूह, पुंज का मतलब क्या हुआ, समूह हो गया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक किरण है और यहाँ पर बहुत सारी किरणें आके एक साथ जा रही हैं, इन किरणों को क्या बोला जाता है, किरण पुंज बोला जाता है। अब सवाल यह है कि सर किरण पुंज बताया क्यों? तो बताने का कारण यह है कि ये जो किरण पुंज है, ध्यान से सुनना, कौन सा है, किरण पुंज, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखता हूं, किरण पुंज। तो ये किरण पुंज जो है, इसके क्या देखेंगे अब हम, प्रकार। तो किरण पुंज दो प्रकार का होता है, एक होता है अपसारी और एक होता है अभिसारी। एक होता है कन्वर्जेंट और दूसरा क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है।
तो कन्वर्जेंट का मतलब ही होता है कि कन्वर्ज करना, आपस में मिलाना। मतलब जब बहुत सारी किरणें अलग अलग सोर्स से चलें, एक यहां से आई और एक यहां से आई, फिर एक यहां से गई, और फिर बेटा क्या हुआ, एक यहां से गई, और फिर यहां पे देखिए एक यहां से गई। तो यहां पर देखिए सारी की सारी ये क्या किरणें हैं, तो बहुत सारी किरणें क्या हो रही है बेटा, अलग अलग सोर्स से आ रही हैं और किसी एक पॉइंट पर ये क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। तो ऐसा जो किरण पुंज होगा उसे क्या बोला जाएगा, अपसारी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, अपसारी। समझ में आ रहा है बेटा, यहां तक कोई दिक्कत? तो क्या हुआ, जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहा जाता है। डेफिनेशन क्लियर हुई? ठीक है, आगे देखिए। अब सर हमें पढ़ना है अभिसारी। तो अभिसारी का मतलब यह हुआ कि किसी एक बिंदु से बहुत सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, किसी एक बिंदु से। तो मान लीजिए हमारा एक बिंदु है, तो इससे क्या होंगी, बहुत सारी प्रकाश की किरणें बेटा क्या हो रही, निकल रही हैं, और ये कहां जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं। तो ऐसी प्रकाश किरणों को हम बेटा क्या कहते हैं, क्या बोलेंगे, जल्दी से बोलिए। बिल्कुल सही है, क्या कहते हैं, अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे जाके मिले तो अपसारी है, और जब बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकलती हुई और क्या हो, एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत हो, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को क्या बोला जाता है, अभिसारी बोला जाता है। और यहां पर एक और तीसरा हमारे पास है, वो है समांतर प्रकाश किरण पुंज। अब समांतर का मतलब पहले समझ लीजिए क्या होता है। समांतर, सम का मतलब होता है समान, और अंतर, यानी दो प्रकाश की किरणें जिनके बीच में क्या हो, अंतर समान हो, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समांतर कहते हैं। तो देखिए एग्जांपल में समझ लेते हैं, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। सपोज करिए एक प्रकाश की किरण ये है, और दूसरी प्रकाश की किरण ये है, तीसरी ये है, और चौथी ये है। तो इन प्रकाश किरणों के बीच में देखो जो डिस्टेंस है यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ, वही डिस्टेंस यहाँ, जो इनके बीच में डिस्टेंस है, मतलब प्रत्येक प्रकाश किरण के बीच में क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो ऐसा प्रकाश किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें क्या हो, एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, ऐसे प्रकाश किरण पुंज को हम लोग क्या कहते हैं, समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। इट इज क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हमने दो बातें पढ़ी अभी तक, प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े, किरण पढ़ा, और किरण पुंज के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है, प्रकाश का परावर्तन। अब ये क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए भैया प्रकाश का परावर्तन को समझते हैं। अच्छा एक बात ये बताओ, अगर प्रकाश का परावर्तन ना होता तो क्या होता? बेटा ये तो वही वाली बात हो गई, अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो आपकी आंखें होने के बावजूद आप अंधे होते। सीधी सी बात है भाई। ऐसा क्यों? क्योंकि आज अगर हम जो कुछ भी देख पा रहे हैं वो किसके कारण देख पा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण। अगर प्रकाश में अगर गुण नहीं होता परावर्तित होने का, चिकनी सतह से टकरा के वापस होने का, तो ये आज हम किसी भी चीज को नहीं देख पाते हैं। कारण क्या होता है, इस बात को भी थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। तो अगला जो हमें टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन स्पेलिंग देख लेना बेटा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, मैं एक बार चेक कर देता हूं। ठीक है, सही है। क्या बोलते हैं बेटा, इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, REFIA, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है रिफ्लेक्शन, पहले समझ लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या लिखना है एग्जाम में, वो तो बाद में देखा जाएगा। पहले सपोज करिए कि मेरे सामने एक वस्तु यहां पर रखी हुई है, ये वस्तु है, या मैं मान के चलता हूं कि
कि एक बॉक्स रखा हुआ है, ये एक बॉक्स है और यहां पर मेरी आंख है, यहां पर क्या है, मेरी आंख है और मेरे हाथ में क्या थी, टॉर्च थी। मैंने यहां पर क्या लिया, टॉर्च लिया। ये मेरे पास क्या है, टॉर्च है। ये बेटा मेरे पास क्या है, टॉर्च है। आपको देखने में टॉर्च लग रही है, नहीं लग रही कोई बात नहीं, फिलहाल हमें समझना है ये टॉर्च है। मैं जैसे ही अंधेरे कमरे में पहुंचा और मुझे क्या करना था, ये बॉक्स ढूंढना था। तो बॉक्स ढूंढने के कारण मैंने क्या किया, अपने टॉर्च को ओपन किया। तो जैसे ही मैंने अपनी टॉर्च को ओपन किया तो ये प्रकाश कहां पड़ा, इस पर पड़ा और इस पे पड़ने के बाद ये क्या हुआ, टकरा गया। तो टकराने के बाद फिर ये कहां पड़ा जाके, हमारी आंख पे पड़ा जाके। तो प्रकाश का यहां पर क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। यानी प्रकाश का किसी चिकनी सतह से टकरा करके वापस जाना क्या कहलाता, प्रकाश का परावर्तन कहलाता। अब ये प्रकाश का परावर्तन हुआ क्यों, क्योंकि यहां पर ये क्या है, अपारदर्शी है, चिकनी सतह है और यहां से प्रकाश इससे टकराया और फिर कहां पड़ा, हमारी आंख पे पड़ा, जिससे इस बॉक्स का जो प्रतिबिंब बना वो कहां पर बना, हमारी आंख के रेटिना पर बनता है। कहां पर बनता है, रेटिना। हमारी आंख का जो एक पार्ट होता है, अंदर का पार्ट है, जहां पर क्या होता है, यानी लेंस के अंदर, लेंस और रेटिना के बीच में कचाप धरो भरा होता है, तो कचाप धरो के जस्ट पीछे क्या होती है, रेटिना होती है। तो ये जो रेटिना है, सॉरी, रेटिना पर क्या होता है, इस बॉक्स का प्रतिबिंब बन गया और उस बॉक्स का जब प्रतिबिंब बना तो हमारे ब्रेन ने तुरंत बता दिया कि भैया ये बॉक्स कहां पर रखा है, यहां पर रखा हुआ है। तो अब सोचो, अगर आज आप हमको देख पा रहे हैं तो किसके कारण देख पा रहे हैं, प्रकाश के परावर्तन के कारण। दुनिया में एक व्यक्ति यानी एक जीव किसी दूसरे जीव को देख पा रहा है तो किसके कारण देख पा रहा है, प्रकाश के परावर्तन के कारण देख पा रहा है। अगर तुम सोचो, अगर इस बात को अगर हम थोड़ा सा समझना चाहें तो जब हम अंधेरे कमरे में जाते हैं, वहां पे प्रकाश नहीं होता, तो क्या कुछ आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि सर वहां पे प्रकाश नहीं है और जब प्रकाश नहीं है तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा और जब प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो सर हमें कोई वस्तु नहीं दिखाई देगी, सीधी सी बात है भाई। और वैसे ही जैसे ही हम कमरे में टार्च लगाते हैं, तुरंत अगर कोई चीज रखी हुई, कोई व्यक्ति खड़ा है, कुछ भी अगर उस अंधेरे कमरे में, तो हमें तुरंत दिखा जाता है। क्यों, क्योंकि जैसे ही वहां पर प्रकाश पड़ा तो वहां पर एक घटना घटित हुई जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं और हमें वो वस्तु और वो व्यक्ति हमें क्या होता है, दिख जाता है। तो ये कहानी थी किसके बारे में, प्रकाश के परावर्तन के बारे में। तो अगर प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो आप किसी भी चीज को देख नहीं सकते, ये बात आप तय कर लीजिए, ठीक है। अब थोड़ी सी बात यहां पे समझनी होगी कि आखिर सर हमें एग्जाम में क्या लिखना होगा, तो इस बात को भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पर ध्यान से देखो, ये आपके पास क्या है, मैंने क्या किया है, एक पृष्ठ खींचा है और इस पृष्ठ को बेटा बोला जाता है परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक तल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये परावर्तक तल कैसा होता है, ये ऊपर से पारदर्शी पर नीचे से क्या होता है, अपारदर्शी होता है। तो मैं इसका नाम लिख देता हूं, ये बेटा आपका क्या है, परावर्तक तल है। ये क्या है, परावर्तक तल है। अब सपोज करिए हमारे पास यहां पर कोई सोर्स है लाइट का, तो सपोज करिए मैंने कोई लाइट का सोर्स मान लिया, पर दिखाने की जरूरत होती नहीं तो मैं बनाऊंगा नहीं। तो जब यहां पर कोई लाइट का सोर्स है तो यहां से एक प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी, तो ये देखिए आ गई। तो ये जो प्रकाश की किरण सोर्स से निकल रही है, सपोज करिए मेरे पास ये बल्ब है, मेरे पास एक सोर्स है जिससे लाइट निकल रही, तो प्रकाश इससे जब निकलेगा, टकराएगा नहीं, जो प्रकाश निकल रहा है, टकराया नहीं, किससे निकल रहा है, तो जो प्रकाश निकलता है उसी को बोला जाता है क्या, आपतित किरण। क्यों, क्योंकि यहां पर कोई सोर्स है और सोर्स से क्या निकल रही किरण, तो ये किरण आगे भागती हुई चली जाएगी लेकिन पीछे नहीं बढ़ सकती, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये आपतित किरण परावर्तक तल के जिस बिंदु पर गिरती है, तो क्या आपको दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है, कहां पर गिर रही सर, यहां पर। तो जिस बिंदु पर गिरती है उसी पर हमने वहां से क्या डाल दिया, एक लंब बेटा डाल दिया। क्या डाल दिया हमने, एक लंब डाल दिया। अब ये क्योंकि अपारदर्शी माध्यम नीचे का, तो प्रकाश की किरण एक दूसरे को पार करके नहीं जा पाएगी, तो यहां से ये क्या हो जाएगी, तुरंत बेटा क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो जो प्रकाश की किरण टकराने से पहले आ रही है, बहुत ध्यान से समझो क्योंकि अगर ये नहीं समझ पाए तो आगे बहुत दिक्कतें आएंगी। जो प्रकाश की किरण सोर्स से आ रही है उसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जो टकरा के वापस जा रही है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक, यहां पर जिस बिंदु से टकराती है उसे क्या बोला जाता है? उस बिंदु को बोला जाता है आपतन बिंदु। ये आपतन बिंदु है। ठीक है, और ये जो मैंने खींचा है इसको बोला जाता है अभिलंब। इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल। तो ये हमने क्या डाला? ये अभिलंब डाला। ठीक है, अब यहां पर हमेशा याद रखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, उसको आपको हमेशा याद रखना है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो हमेशा कोण बनेगा, जो हमेशा बनेगा, वो कौन सा होगा? आपतन कोण होगा। तो ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक झुकाव है, यानी एक कोण है। इस कोण को बेटा लिखा जाता है आई से, और इस कोण का नाम क्या है? आपतन कोण है। याद रखिएगा, आपतन कोण है। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो हमेशा कोण बनेगा वो कौन सा होगा? आर से लिखेंगे, और ये आपका कहलाएगा परावर्तन कोण। आपतित किरण अपवर्तन आपतन कोण, आपतित किरण आपतन कोण, परावर्तित किरण परावर्तन कोण, सीधी सी बात है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिखना। तो एग्जाम में आप क्या लिखोगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल चिकनी सतह पर गिरता है, किसी समतल चिकनी सतह पर गिरता है, तो ऐसे प्रकाश के ऐसे इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो क्या लिखोगे? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी समतल सतह पर गिरती है, तो टकराने के बाद वो जिस माध्यम से आई होती है उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बेटा इसी पर चुपके से दो नियम आ गए, यानी परावर्तन के नियम, जिनको रूल कहा गया। और ये नियम क्या थे? तो ध्यान से सुनिएगा। पहला नियम बताया गया कि आपतित किरण, कौन सी किरण? आपतित किरण कौन सी है बताइए जरा? ये वाली आपतित किरण। फिर कहा गया परावर्तित किरण, मान लेते भाई परावर्तित किरण, इनकी बात भी मान लिया। परावर्तित किरण तो ये वाली हो गई। तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, कौन सा बेटा? अभिलंब। तीनों कहां होते हैं? एक समतल में होते। ये बात बताई थी, एक समतल में होते हैं। कहां होते हैं? एक समतल में होते हैं। क्या बात बताई? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही समतल में होते, एक ही तल में होते। जैसा पढ़ पाए वैसा, आपकी मर्जी। ठीक है, एक ही समतल बोले, एक ही तल बोलो। ठीक है, अब ये तो कैसी बात हो गई? देखिए जरा सोर्स सुन। मैं सोर्स हूं, मैं प्रकाश को यहां से भेजा है, तो प्रकाश ये पड़ा बेटा, ये प्रकाश है। तो जिस बिंदु पर पड़ा उसे क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। तो यह हमारी उंगली के पास आपतन बिंदु है। अब ये मैंने इस पे बेटा क्या डाला? अभिलंब डाल दिया। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर, आपने अभिलंब डाल दिया। अब ये प्रकाश की किरण सतह चिकनी, तो टकरा के ऐसे वापस चली गई। तो अब ये बात बताओ, तीनों चीजें एक ही तल में है कि नहीं है? इसी बोर्ड पर है कि नहीं है? यही बात इन्होंने बताई। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब क्या होते हैं? तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरे नियम इन्होंने बताया कि कोण आई इक्वल टू कोण आर होगा। क्या गजब की बात बताई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग भाई बात है। क्या बात बताई? इन्होंने कहा कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान सदैव बराबर होगा। ये कैसी बात बता दी आपने? तो सुनो, कहने का मतलब ये है कि आपतन कोण का मतलब आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आएगी, तो जब परावर्तित होगी तो उतने ही कोण के साथ होगी। कैसे सर? देखिए कि सपोज करिए यहां पर एक प्रकाश की किरण, ये आपने लंब मैंने पहले ही डाल दिया समझाने के लिए। एक प्रकाश की किरण सपोज करिए यहां पर ये 60 डिग्री का कोण बना के आई, तो जब ये परावर्तित होगी तो कितने के साथ होगी? 60 डिग्री के साथ। ऐसा नहीं 60 के साथ आई, 70 के साथ। दूसरी मान लो ये हमारी आ गई आपकी 70 के साथ, तो जाएगी भी किसके साथ? 70 के साथ जाएगी। सपोज करो एक प्रकाश की किरण 90 के साथ आई है, तो जाएगी भी कैसे? 90 के साथ जाएगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए आएगी, उतना ही कोण अभिलंब के साथ बनाते हुए क्या होगी? वापस जाएगी। तो यही इसका दूसरा नियम था कि आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये बात हमको पता चल गई। अब यहां पर एक बात हमें और, अच्छा इसको जल्दी से नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं।
चलिए नोट कर लिया। चलिए अच्छा, हमारे पास जगह है तो हम इधर ही भी बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर ध्यान से देखो, अब अगर हम बात करें कि सर परावर्तन के प्रकार की बात कर लें, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो दो तरीके का होता है। कितने? दो तरीके का होता है। एक तो होता है बेबाबू नियमित, आप लोग जैसे नियमित स्कूल जाते हैं, नियमित हमारी क्लास करते हैं। दूसरा है अनियमित। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बहुत मामूली सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि भैया मान लीजिए आपके पास कोई एक चिकनी सतह है, हाँ सर है, और यहां से प्रकाश की किरणें टकराने के बाद मान लीजिए बहुत सारी 10 20 50 प्रकाश की किरणें आ रही हैं ऐसे। ये देखिए, एक यहां पर आई, फिर एक यहां पर आई, फिर एक यहां पर आई, समझ लीजिए ऐसे आ रही, फिर एक यहां पर आई। क्लियर है? हाँ, ये प्रकाश की किरणें आई। तो इन सब में क्या डालना होगा सर? लंब भी डालना होगा। तो चलो सपोज करो लंब डाल दिया, ये देखो लंब भी हमने डाल दिया। हाँ सर, अब ये प्रकाश की किरणें सर परावर्तित भी होंगी? बिल्कुल होंगी भाई, परावर्तित क्यों नहीं होंगी? ये देखिए, ये परावर्तित हुआ, ये परावर्तित हुआ, ये परावर्तित हुआ, ये परावर्तित हुआ। क्या पता चला कि सर नियमित परावर्तन ऐसा उस परावर्तन को कहते हैं जब प्रकाश की किरणें टकराने के बाद एक दूसरे के क्या होते हैं? समांतर जाती हैं। क्या होती हैं? समांतर आ भी रही हैं और समांतर जा भी रही हैं। तो यानी नियमित रूप से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नियमित बोलेंगे। तो सर अनियमित क्या होगा? अनियमित का मतलब एक ऐसा खरधरा, मतलब चिकना नहीं है, ऐसा पृष्ठ है। अब यहां पर एक प्रकाश की किरण बाबू आई ऐसे, और ये टकराने के बाद ऐसे चली गई। हाँ बिल्कुल सही सर। दूसरी आई ऐसे चली गई, तीसरी आई ऐसे चली गई। तो यहां पर परावर्तन नियमित तरीके से नहीं हो रहा। तो जब परावर्तन नियमित तरीके से ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? अनियमित परावर्तन बोलेंगे। और जब परावर्तन क्या हो? एक नियमित तरीके से हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम क्या बोलेंगे? नियमित परावर्तन। इसको भी जल्दी से नोट करिए। दोनों में अंतर समझ में आया? ना समझ में आया फिर समझो। जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे के साथ क्या होती हैं? जब विभिन्न एक दूसरे के साथ क्या होती है? समांतर होके जाती हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन। और जब प्रकाश की किरणें किस परावर्तन के पश्चात विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं, एक निश्चित दिशा में समांतर नहीं जा रही, क्या हो रही? विभिन्न दिशाओं में जा रही हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं। अब आगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है दर्पण। ओफो, दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण क्या होता है? दर्पण कितने लोग जानते हैं? बताइए जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। तो देखो बेटा, दर्पण क्या होता है, ध्यान से सुनना। दर्पण क्या होता है? दर्पण मिरर, मिरर, ये होता है दर्पण। क्या सर कोई दर्पण फिक्स है? किसको दर्पण कहेंगे, किसको दर्पण नहीं कहेंगे? सर दर्पण शीशा को कहते हैं, और जिसमें हमारी फोटो दिखाई देती है। बिल्कुल सही बात। फोटो तो तुम्हारी पानी में भी दिखाई देती है, फोटो तो तुम्हारी स्टील के बर्तन पे भी दिखाई देती है। क्या इन सबको हम दर्पण बोलेंगे? बोलो, नहीं बोलेंगे ना। तो ध्यान से मेरी बात को सुनना। दर्पण उस युक्ति को कहते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं, उस वस्तु को कहते हैं जो अपने पर पड़ने वाले 100% प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। अब बात समझ में आ गई? तो दर्पण क्या होता है? तो दर्पण बेटा वो युक्ति होती है जिस पर, जो अपने पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश को क्या कर दे? परावर्तित कर दे। उसे हम लोग क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। हालांकि ऐसा पॉसिबल अभी तक नहीं है। 1-2% या 0.5% प्रकाश क्या होता है? किसी भी सतह पर पड़े वो अवशोषित हो जाता है। ठीक है। तो अब जैसे तुम में मान लीजिए आपकी फोटो नहीं, आपकी मतलब आप में किसी की फोटो आपके शरीर पे नहीं दिख रही, तो समझ जाओ क्या है, तुम में प्रकाश का परावर्तन 100% के आसपास नहीं हो रहा है। बात समझ? इसलिए तुम दर्पण नहीं हो। क्लियर है? ठीक है। अब यहां पर अगर हम दर्पण के प्रकार की बात करें, तो दर्पण के अगर हम बेटा किसकी बात करें? प्रकार की बात करें। दर्पण के हम किसकी बात करें बेटा? प्रकार की बात करें। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, दर्पण जो होता है, हालांकि कई प्रकार का होता है जो हम जानते हैं या हम जो पढ़ते हैं मेनली,
वो 3 प्रकार का है। पहला आपका है समतल दर्पण, हालांकि आपके सिलेबस में 2 ही दर्पण हैं, समतल दर्पण, प्लेन मिरर, और दूसरा आपका होता है गोलीय दर्पण। ये हमारा कौन सा है? स्फेरिकल मिरर। एंड तीसरा हमारा होता है परवलयाकार। इसको मैं पढ़ना नहीं, इसको छोड़ दो। तो ये हमारा क्या है? परवलयाकार दर्पण। हालांकि जैसा बना लो आकार में, वो तो फिर तुम्हारे पर निर्भर है। तो मेनली हमारे कितने हैं? 2 दर्पण हैं, एक है गोलीय दर्पण और दूसरा हमारा क्या है? समतल दर्पण है। ठीक है। अब यहां पर जो गोलीय दर्पण है ये भी 2 प्रकार का होता है, ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है अवतल दर्पण और दूसरा आपका होता है उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दर्पण देखिए, ये आपका है कॉनकेव मिरर, और ये आपका कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये आपका कहलाता है प्लेन मिरर। चलो, अब इनको हम एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे समतल दर्पण की। देखो, बात यहां पर यह है कि सर प्रकाश 100% परावर्तित होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, होता ही नहीं। कोई चीज आज तक बनी नहीं कि जिसमें 100% पड़ने वाला प्रकाश परावर्तित हो जाए। तो हम ये मान के चलते हैं सर 95%, 96%, 98% आसपास, इसके लगभग में प्रकाश का क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। तो परावर्तन सर ये भी करेंगे, सीधी सी बात है। परावर्तन सर ये भी करेंगे, परावर्तन ये भी करेंगे। क्यों? क्योंकि परावर्तन कर रहे हैं तभी तो हम इसको दर्पण बोल रहे हैं, तो काहे बोलते? सीधी सी बात है भाई। तो ये क्या कर रहे हैं? प्रकाश का परावर्तन कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन किस सतह से करेगा? तो यहां पर देखो, जब ये परावर्तन करते हैं तो इनकी सतह क्या होती है? गोलीय होती है। क्या होती है? गोलीय। क्या होती है बेटा? इनकी सतह कैसी होती है? गोलीय। इसलिए इनको क्या बोला गया? गोलीय दर्पण बोला गया। लेकिन जब ये परावर्तन करते हैं तो इनकी सतह कैसी होती है? पूरी प्लेन होती है, इस तरीके से। इसलिए इनको बोला गया समतल दर्पण बोला गया। इन्हीं 2 के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि समतल दर्पण क्या है और गोलीय दर्पण क्या है। अब आगे हम देखेंगे समतल दर्पण को पढ़ने से पहले जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसके बिना शायद आगे का प्रकाश हमको समझ में नहीं आएगा, उस टॉपिक का नाम है इमेज। क्या नाम है? इमेज। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर इसको आप समझ जाते हैं ना तो गजब का भाई, आप बहुत कुछ सीख गए। चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इमेज। इमेज क्या होता है? प्रतिबिंब क्या होता है? इमेज। भाई सीधा सा मतलब है, मैं सुबह सो के उठा, मम्मा अलमारी रखी थी मेरे कमरे में, मैंने उसमें देखा है मेरा थोपड़ा, अरे यार आज आंख में मम्मा ने काजल ज्यादा लगा दिया। तो जो सामने मैं दिख रहा हूँ शीशे में, मुझको जो दिख रहा है वही क्या है? अलमारी में मैं जो देख पा रहा हूँ वही क्या है? मेरा प्रतिबिंब है। अरे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि भैया सुबह सुबह उठे और ऐसे मोबाइल लिया, अच्छा बाल वाल थोड़ा सा सीधा ले, अच्छा ये ठीक है, तो वो जो हम फोटो देख पा रहे हैं वही हमारा क्या है? प्रतिबिंब है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर ये प्रतिबिंब अगर मुझे लिखना होगा तो यही उठेंगे, यही लिखेंगे, अलमारी उठे, सुबह सो के उठे, देखा अच्छा मम्मा काजल ज्यादा लगा है, तो ये जो शीशे में दिख रहा है प्रतिबिंब, ऐसा नहीं लिखना, बिल्कुल नहीं लिखना। क्या लिखना? आप उस चीज को समझो। तो देखो, सबसे पहली बात, जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं जिनको आपको समझना है। पहली बात आपको याद रखना है कि प्रतिबिंब बनाना है तो कम से कम कितना बेटा? कम से कम 2 किरणें प्रकाश की होनी चाहिए। इसकी 2 के प्रकाश किरणें होनी चाहिए। मैं लिख देता हूं 2 प्रकाश की किरणें, 2 प्रकाश की किरणें हो। और जब तक 2 प्रकाश की किरणें नहीं होंगी तब तक बाबू आपका प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा, तब तक आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कम से कम 2 प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन। सर दूसरी कंडीशन क्या है?
दूसरी कंडीशन है कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे को, किसको, एक दूसरे को काटे या काटती हुई, क्या बेटा, अरे यार सही लिख जाओ भाई, हमारा टा होता है एक जैसा होता है, काटती हुई प्रतीत हो। तो दो बातें हो गई। हाँ भाई सर बिल्कुल सही बात है। अगर ये दो में से एक भी घटना नहीं है, अगर ये आप दो में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर पा रहे, आपका प्रतिबिंब नहीं बनेगा, नेवर नेवर फॉर एवर, कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। तो मतलब क्या हुआ कि कम से कम दो प्रकाश की किरणें होनी चाहिए, और वो दो प्रकाश की किरणें या तो एक दूसरे को काट रही हो या फिर काटती हुई प्रतीत हो। जैसे मैं एक एग्जांपल देखो कि सपोज करिए यहां पर मैंने एक दर्पण लिया है, और आप लोगों को पता है कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है, और यहां पर एक वस्तु रखी मैंने, तो सपोज करिए यहां से वस्तु मैंने यहां पे रख दी एक, और यहां से प्रकाश की किरण ऐसे गई, तो ये प्रकाश की किरण कुछ इस तरीके से आ गई, दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ टेंशन नहीं लेना, बस थोड़ा सा इंतजार। ये प्रकाश की किरण आई इस तरीके से, और ये टकरा के वापस चली गई, ये रिफ्लेक्ट एक किरण है। क्या इसमें प्रतिबिंब बन सकता? सर बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि सर आपने बता रखा है कि कम से कम दो प्रकाश की किरणें होनी चाहिए। तो सपोज करो कैसे हुआ, फिर एक दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे आई और ये इस तरीके से चली गई। अब यहां पर देखो ये प्रकाश की किरणें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ये प्रकाश की किरणें क्या एक दूसरे को कभी कट करेंगी परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात? नहीं कट करेंगे। तो दूसरी कंडीशन, अब मान लो सर पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि सर ये एक दूसरे यानी दो प्रकाश की किरणें होगी, एक तो कंडीशन समझ में आ रही है, ये एक प्रकाश की किरण होगी, ठीक है। दूसरी क्या, एक दूसरे को काटती हुई, पहली बात तो एक दूसरे को काटे, तो एक दूसरे को तो काटेंगी है नहीं, तो कंडीशन नहीं फिल है। क्या काटते हुए प्रतीत होंगी? हाँ बिल्कुल होंगी। कैसे? अगर इन प्रकाश किरणों को हम बेटा थोड़ा सा पीछे मिला दें, ये देखो हमने थोड़ा सा पीछे मिला दिया, तो ये प्रकाश की किरणें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक दूसरे को यहां पर कट कर रही हैं। तो क्या ये वास्तव में काट रही हैं, रियलिटी में काट रही? नहीं। एक और डायग्राम बनाता हूं, इसको भी ध्यान से देखो। ये मान लीजिए मेरे पास एक अवतल दर्पण, हालांकि मैं आगे पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, और यहां से देखिए मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कब क्या हो रहा है, कि यहां पर देखिए प्रकाश की किरण ऐसे गई और ऐसे टकरा के वापस हो गई, एक दूसरी प्रकाश की किरण ऐसे गई तो एक दूसरे को यहां पर कट कर रही। तो प्रकाश की दो किरणें तो है, एक बात तो कंडीशन फुलफिल हो रही, तो दो प्रकाश की किरणें हैं और एक दूसरे को कहां कट कर रही है? परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात। का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात कट करनी चाहिए। तो यहां पर देखो टकराने के बाद यहां पर कट कर रही है, तो ये प्रकाश की किरणें वास्तव में कट कर रही है, और इनका क्या हो रहा है? आभास हो रहा है, क्योंकि वास्तव में तो इधर जा रही है ना, वास्तव में इधर जा रही है और दूर होती जा रही, कभी नहीं कट करेंगे। लेकिन जब इनको पीछे मिलाया तो यहां पर क्या हो रही? कट रही है, और यहां पर बेटा क्या हो रही? वास्तव में कट रही। तो इस आधार पर क्या हुआ कि प्रकाश की किरणें या तो एक दूसरे को काटे, या तो एक दूसरे को काटे, या काटते हुए प्रतीत हो, या क्या हो रही? काटती हुई प्रतीत हो रही। ठीक है। तो जिस बिंदु पर काटेंगे या जिस बिंदु पर काटते हुए प्रतीत होंगी, उसी बिंदु पर क्या होगा? वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। क्लियर है इतनी कहानी? बिल्कुल सही। अब जब प्रकाश की किरणें, अब यहां पर इसी से हमारा बन जाएगा प्रकार। क्या बन जाएगा? प्रकार। तो पहला हो जाएगा आपका वास्तविक, कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब आपका हो जाएगा, और दूसरा आपका हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। कैसा हो जाएगा? आपका हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, यानी रियल वर्चुअल। एक तो रियल होगा, दूसरा क्या होगा? वर्चुअल होगा। ठीक है। तो याद रखना, प्रतिबिंब की परिभाषा क्या लिखोगे? दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, या उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। क्या कहा मैंने? जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें एक दूसरे को परावर्तन या अपवर्तन, दोनों बातें कर रहा हूं, परावर्तन या अपवर्तन,
परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या किसी बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं उस बिंदु पर क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो सर इन दोनों में अंतर क्या है, तो इसमें याद रखना अंतर क्या है दोनों में। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है, परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात वास्तव में काटे, यानी जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को वास्तव में काटती हैं, तो ऐसे बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो सर आभासी, वर्चुअल, तो जब दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती हैं, काटती नहीं, काटती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस प्रकार बने प्रतिबिंब को क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और एक बात हमारी गांठ बांध लेना, ये उतना ही सत्य है जितना सत्य ये है कि उत्तर में सूरज नहीं निकलता है। क्या कहा मैंने, सूरज उत्तर में नहीं निकलता, ये जितना सत्य है उतना सत्य यही है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, उल्टा होगा। कैसा होगा, उल्टा होगा। और आभासी हमेशा कैसा होगा, सीधा होगा। ये बात आपको तैयार रखनी। अभी सीधा और उल्टा का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लो थोड़ा सा, कि जैसे आप गए भैया कहाँ, अलमारी में आपका लगा है बहुत बड़ा मिरर, लगा है दर्पण, और जैसे आप उसके सामने पहुंचे तो जैसे उसमें तुम आप अपनी फोटो देखते हो, तो फोटो देखने पर क्या हो रहा है, आपकी खोपड़ी ऊपर है ना, पैर नीचे, क्लियर है ना इतना, हाँ खोपड़ी ऊपर है, सिर ऊपर है और पैर कहाँ है, नीचे, सिर ऊपर पैर नीचे, मैं जैसा हूं वैसा ही उसमें दिख रहा हूं, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा बना है। कैसा बना है, सीधा। लेकिन अगर सपोज करो मैं प्रतिबिंब, अगर मैं शीशे में, शीशा दर्पण में देखने जाता और इत्तेफाक से मेरे पैर ऊपर हो जाते और खोपड़ी नीचे हो जाती, तो इसका मतलब वो प्रतिबिंब कैसा है, वो बेटा उल्टा है। तो जो प्रतिबिंब उल्टा है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, और जो प्रतिबिंब सीधा बन रहा है वो कैसा होगा, आभासी होगा। इतनी बात आपको समझ के चलना। वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, आभासी सीधा। इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो अगर यहां पर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो हमसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा आभासी सीधा में अगर अभी भी कोई दिक्कत हो, जैसे मैं, ये दर्पण है मेरे पास, ये मार्कर है, मैं इसको मान के चल रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये मेरे पास एक मार्कर है रेड कलर का, इसका एक कैप लगा हुआ रेड है ये। ठीक है, अब ये अभी मैं इसको अगर अलमारी के दर्पण के सामने लाऊंगा, ले जाऊंगा, तो एज इट इज दिखेगा। तो ये प्रतिबिंब कैसा बन रहा, सीधा बन रहा, क्योंकि जैसा है वैसा ही दिख रहा। तो कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा। अगर सीधा है तो मतलब इसका एक आभासी है, रियल नहीं है, प्रकाश की किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, आभास हो रहा। क्लियर है। लेकिन अगर जब मैंने इसको दर्पण के सामने मैं ले चला गया, तो इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरीके से बना, कैप नीचे हो गई और नीचे वाला बेस कहां हो गया, ऊपर हो गया। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा बना। तो हालांकि हम लोग बहुत कम देखते हैं, अगर आप कभी आंचलिक साइंस केंद्र वगैरह गए होंगे तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा कि उल्टा प्रतिबिंब यानी वास्तविक प्रतिबिंब किस तरीके से बना होता है। ठीक है, और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग बेटा पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग ये टॉपिक जरूर तैयार कर लेना। क्यों? क्योंकि अगर ये टॉपिक नहीं तैयार है तो अगला टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो पूरा ध्यान दे के तन मन धन लगा देना पूरा, और इसको पढ़ना है तो मन लगा के पढ़ो, नहीं पढ़ना है किताबों को साइड कर दो, नहीं पढ़ना है माँ बाप का पैसा बर्बाद मत करो, है ना। हालांकि सभी लोग पढ़ते हो, खूब मेहनत करके पढ़ो। ठीक है, तो जब हम नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी तो ये आपका तैयार होना चाहिए, जिससे आपको बहुत अच्छे से और चीजें समझ में आए। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तब तक के लिए जय हिंद।